हेलो बच्चों, देखिए हम पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको यह बताया था कि भोजन का जो पाचन है वो मुख्य रूप से मुख और मुखगुआ, आमाशय और छोटी आंत्र के अंदर संपन्न होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन क्या कर चुके, मुख और मुखगुआ में जो भोजन का पाचन होता उसके बारे में पढ़ चुके। इसके बाद में मैंने आपको यह बताया था कि इसके बाद में भोजन को बोलस के रूप में निगला जाता है। तो वो बोलस ग्रसनी से, ग्रसिका से गति करता हुआ किस में पहुंचता, आमाशय में पहुंचता है। इस ग्रसिका के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। इसकी आंतरिक दीवार की जो कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण करती है और श्लेष्मा से भोजन फिसल करके कहां आ जाता, आमाशय में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में भोजन कहां पहुंच जाता, आमाशय में पहुंच जाता है। हाँ, यहां देखो कि ग्रसिका और आमाशय के बीच में एक वाल्व होता है जिसे अपन बोलते हैं जठरागम अवरोधनी या कार्डियक वाल्व। तो ग्रसिका से आमाशय में जो भोजन आएगा उसके ऊपर ये जठरागम अवरोधनी या कार्डियक वाल्व नियंत्रण रखेगा। जैसे ही भोजन ग्रसिका से आमाशय में आता है तो ये वाल्व खुल जाता है और जो भोजन है वो आमाशय के अंदर क्या हो जाता, प्रवेश कर जाता है। अब देखो, जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय की जो दीवार है उसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और वो जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रवण करती है। और उस जठर रस के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो देखिए कौन कौन से पदार्थ होते हैं। पहला प्रकार का पदार्थ होता साहब HCl अम्ल। दूसरे प्रकार के पदार्थों में एंजाइम आते हैं जिसमें एक तो है प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन। दूसरा एंजाइम होता रेनिन और जो तीसरा एंजाइम होता वो है जठरीय लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, जठरीय लाइपेज एंजाइम। और इस जठर रस का जो तीसरा भाग होता है वो होता है साहब श्लेष्मा। क्या होता है, श्लेष्मा। तो एक एक भाग की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं HCl अम्ल की। तो देखिए आमाशय को अपन 3 भागों में बांटते हैं। ये कार्डियक भाग है, ये फंडिस भाग है और ये पाइलोरिक भाग है। तो ये जो फंडिस भाग की जो कोशिकाएं होती है, फंडिस भाग के अंदर जो जठर कोशिकाएं होती है उसे अपन बोलते हैं फंडिक कोशिकाएं। तो देखो जो फंडिक कोशिकाएं होती है उसके अंदर 2 प्रकार की, फंडिक जठर ग्रंथियां जो होती है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है ऑक्सिंटिक कोशिकाएं और एक होती है जाइमोजन की कोशिकाएं। तो जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। तो HCl अम्ल कहां से आएगा, जो आमाशय का फंडिस भाग है उस फंडिस भाग में फंडिक नाम की जठर ग्रंथियां और उस जठर ग्रंथियां के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं जिनमें से एक प्रकार ऑक्सिंटिक कोशिकाएं भी है। तो वो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो होती है HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। अब देखो HCl अम्ल हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। यहां पर पहला कार्य HCl अम्ल का भोजन के कठोर भागों को गलाना। दूसरा कार्य इसका भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारना। और तीसरा कार्य इसका भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना। भोजन का माध्यम कैसा बनाना, अम्लीय बनाना। तो ये 3 कार्य होते हैं HCl अम्ल के। ठीक है, क्या कार्य कर रहा है ये, भोजन के कठोर भागों को गलाता, जितने भोजन के कठोर भाग उनको गला देता है।
भोजन के साथ में आए जीवाणुओं को मार देता है और इसके अलावा भोजन का जो माध्यम है वो क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। इसके बाद ये सारे कार्य किसके हो जाएंगे, HCl अम्ल के हो जाएंगे। और HCl अम्ल कहां से आ रहा है, फंडिक ग्रंथियों की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से आ रहा है। इसके बाद में अपन दूसरे भाग की बात करते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज की। तो देखो फंडिक ग्रंथियां जो होती है, इन फंडिक ग्रंथियों के अंदर दूसरी प्रकार की कोशिकाएं होती है, जाइमोजन की कोशिकाएं। और ये जाइमोजन की कोशिकाएं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन स्त्रावित करेगी, रेनिन एंजाइम स्त्रावित करेगी और जठरीय लाइपेज एंजाइम भी क्या करेगी, स्त्रावित करेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन की। तो यहां पर अपन ले लेते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ये एंजाइम का निष्क्रिय रूप होता है। कैसा रूप होता है, निष्क्रिय रूप होता है, यानी कुछ भी काम नहीं करता भी है। अब ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जैसे ही HCl के संपर्क में आता है तो ये पेप्सिन में बदलता है। किसमें बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन जो होता है एंजाइम का सक्रिय रूप होता है। कैसा रूप होता है, सक्रिय रूप होता है। तो ये पेप्सिन जैसे ही सक्रिय होता है तो आमाशय के अंदर जो भी प्रोटीन आया है उसका पाचन ये शुरू कर देता है। ये प्रोटीन के ऊपर क्रिया करेगा अब, और प्रोटीन पर क्रिया करके ये प्रोटीन को बदलेगा साहब पेप्टोन व प्रोटीओजेज में। प्रोटीओजेज में पेप्टोन और प्रोटीओजेज कौन बदल रहा है, ऐसा पेप्सिन एंजाइम इसको बदल रहा है इस तरीके से। तो प्रोटीन के छोटे अणु पेप्टोन और प्रोटीओजेज, हालांकि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई तो एमिनो अम्ल है, तो प्रोटीन सबसे छोटी इकाई में तो आगे चल करके छोटी आंत्र में बदलता है, लेकिन यहां पर प्रोटीन जो होता है वो किस में बदल जाता है, पेप्टोन और प्रोटीओजेज के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं साहब रेनिन एंजाइम की। तो देखिए दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम होता है साहब केसिन। केसिन इसे अपन क्या बोलते हैं, दुग्ध प्रोटीन। तो ये रेनिन एंजाइम इस दुग्ध प्रोटीन के ऊपर क्रिया करता है और इसको बदलता है पेराकेसिन में। किसमें बदलता है, पेराकेसिन में। ठीक है, अब ये जो पेराकेसिन है ये भोजन में ही उपस्थित कैल्शियम आयनों से क्रिया करके बदलता है कैल्शियम पेराकेसिनेट में। और कैल्शियम पेराकेसिनेट एक दही जैसा पदार्थ होता है, दही जैसा पदार्थ। ठीक है, तो ये कैल्शियम पेराकेसिनेट एंजाइम जो होता है इसके ऊपर क्या है कि पेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। और पेप्सिन एंजाइम इस पर क्रिया करके इसको पेप्टोन और प्रोटीओजेज में बदल देता है। किसमें बदलता है, पेप्टोन और प्रोटीओजेज के अंदर किसको बदल देता है, वो जो कैल्शियम पेराकेसिनेट है उसको बदल देता है। ठीक है, ध्यान देवे दोबारा एक बार। देखो जो वयस्क होते हैं उसके अंदर ये रेनिन एंजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन शिशु जो होते हैं जो ज्यादातर दूध का ही सेवन करते हैं तो उनके अंदर रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उनके अंदर दूध की प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। तो ये केसिन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इसके ऊपर रेनिन एंजाइम क्रिया करके किसी में बदलता है, पेराकेसिन में बदलता है पहले। अब पेराकेसिन क्या करता है, भोजन में उपस्थित कैल्शियम आयनों से क्रिया करता है। देखो यदि बच्चा दूध का सेवन करेगा तो दूध में कैल्शियम होता है, और जो कैल्शियम होता है वो वास्तव में किस रूप में होता है, Ca+2 आयन के रूप में होता है, कैल्शियम आयन के रूप में होता है।
यदि अपन भोजन का कोई और स्रोत काम में ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, तो उससे भी अपने को जो कैल्शियम हो किस रूप में मिलेगा, Ca+2 आयन में मिलेगा वो। तो भोजन के ही दूसरे भागों में जो Ca+2 आयन है उससे ये पैराकेसिन एंजाइम पैराकेसिन जो बना है ये इससे क्रिया करके किस में बदल जाता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है, जो कि दही जैसा पदार्थ है। कई बार अपन देखा होगा जब छोटा बच्चा उल्टी कर देता है तो उसमें से दही जैसा पदार्थ निकलता है, तो वास्तव में वो क्या है, कैल्शियम पैराकेसिनेट है। तो ये जो दही जैसा पदार्थ है उसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम क्रिया करके इसको किस में बदलता है, पेप्टोन और प्रोटीओजेज के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जठरीय लाइपेज एंजाइम की। तो जठरीय लाइपेज एंजाइम यहाँ पर वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, लेकिन आमाशय के अंदर क्या होता है कि जठरीय लाइपेज एंजाइम जो होता है बहुत ही कमजोर एंजाइम होता है। तो यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में ये किसका पाचन कर पाता है, जो वसा होती है उसका पाचन कर पाता है। ये वसा को वसाम्ल और ग्लिसरीन बहुत थोड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या कर देता है, बदल देता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं श्लेष्मा की तरफ कि ये श्लेष्मा क्या कार्य करता है यहाँ पर। तो ध्यान देना मेरी बात को, देखो कोई भी व्यक्ति मांस खाता तो वो मांस वास्तव में प्रोटीन का बना होता है। तो वो प्रोटीन जो होती है आमाशय में आती है और आमाशय में यहाँ पर उसका क्या होता है, पाचन होता है। ध्यान देना, आमाशय के अंदर प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। जो मांस आता है वो प्रोटीन का बना है, तो उस प्रोटीन का पाचन भी कहाँ होता है, आमाशय में होता है। लेकिन इस आमाशय की दीवार भी जो होती है खुद मांस की ही बनी होती है, लेकिन यहाँ पर इस मांस का पाचन नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता वो देखो, होता क्या है कि ये तो है कार्डियक भाग और ये है पाइलोरिक भाग। तो इस भाग के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। जैसे यहां पर कार्डियक ग्रंथियां होगी तो कार्डियक ग्रंथियों में भी श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाएगी। इधर पाइलोरिक ग्रंथियां होगी तो पाइलोरिक ग्रंथियों में भी क्या होगी, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाएगी। और श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, श्लेष्मा का। और श्लेष्मा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब श्लेष्मा स्त्रावित होता जाता है तो यहाँ पर ऊपर क्या होता है कि श्लेष्मा की एक परत बन जाती है आमाशय की दीवार के ऊपर। श्लेष्मा की क्या हो जाएगी, परत बन जाएगी। और ये जो श्लेष्मा है वो उस HCl अम्ल को आमाशय की दीवार के संपर्क में आने ही नहीं देता है। तो इस तरीके से आमाशय की दीवार की ये क्या कर देता है, सुरक्षा कर देता है। तो इसी कारण से यहाँ पर आमाशय की दीवार का खुद का पाचन नहीं हो पाता है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर भाई श्लेष्मा आमाशय की दीवार की HCl अम्ल से सुरक्षा करता है। यहां पर आप दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। यानी कि आमाशय का खुद का ही पाचन होने से क्या कर लेता है, ये श्लेष्मा इसको बचा लेता है। अब देखिए आमाशय में प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में होती है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत भी कहाँ होती है, आमाशय में ही होती है। ठीक है, और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक संचित रहता है। 3 से 4 घंटे क्या रहता है, संचित रहता है। अब समझिए पूरी बात को। देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि भोजन का जो पाचन है उसकी शुरुआत तो मुख गुहा में हो जाती है, वहां पर स्टार्च का पाचन होता है।
लेकिन प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में होती है और आमाशय में ही प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन भी होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में होता है, लेकिन जो प्रोटीन है उसका सबसे ज्यादा पाचन तो कहां होता है? आमाशय के अंदर होता है। ठीक है, और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत भी कहां होती है? आमाशय में होती है। अब इस आमाशय में भोजन को कितने घंटे तक संचित रखा जाता है? 3 से 4 घंटे। देखो यहां पर ग्रसिका और आमाशय के बीच में जो अवरोधनी है उसका नाम क्या है? जठरागम अवरोधनी। और ऐसे ही छोटी आंत्र और जो आमाशय उसके बीच में जो अवरोधनी होती है उसे अपन बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी या पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व। तो वास्तव में होता क्या है कि जब भोजन आमाशय में होता है तो ये दोनों वाल्व, कार्डियक वाल्व और पाइलोरिक वाल्व, दोनों बंद रहते हैं। और ये जो आमाशय की दीवार है इसकी दीवार में संकुचन होता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और फैलाव होता है। फैलाव होने का मतलब होता है फैलना। तो आमाशय की दीवार संकुचित होती फैलती है, संकुचित होती है फैलती है। तो यहां पर क्या होता है? भोजन को जठर रस के साथ में मथा जाता है, तो उसके साथ में भोजन का पाचन भी होता है और साथ में भोजन को मथा जाता है, जिससे जो अर्धपचित भोजन है, यहाँ पर भोजन का पूरा पाचन तो हुआ नहीं लेकिन हुआ है कुछ मात्रा में पाचन। तो अर्धपचित जो भोजन यहाँ पर है वो लेई के समान हो जाता है, अर्ध तरल के रूप में हो जाता है। तब अपन इस भोजन को बोलते हैं काइम। जो भोजन मुख गुहा से आया था वो तो बोलस के रूप में था, लेकिन अब आमाशय के अंदर भोजन किस में बदल चुका है? काइम में बदल चुका है। यानी कि जब ये जठर निर्गमी अवरोधनी खुलेगी तो भोजन यहां से क्या होगा? अर्ध तरल के रूप में, लेई के रूप में यहां से बाहर आएगा, काइम के रूप में बाहर आएगा और किस में जाएगा? छोटी आंत्र में जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या वाल्व धीरे धीरे खुलता है, तो धीरे धीरे यहां से भोजन निकल करके क्या होता है? छोटी आंत्र में जाता रहता है और वहां पर क्या होता है? उसका पाचन होता रहता है। अब पूरी बात दोबारा जान लेते हैं अपन। देखिए, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां हैं वो जठर रस स्त्रावित करती है, और उस जठर रस के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं: HCl अम्ल, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज, और तीसरा भाग होता है श्लेष्मा। तो सबसे पहले अपन ने HCl अम्ल की बात करी। जो HCl अम्ल होता है वो क्या होता है? आमाशय का जो फंडिस वाला भाग है उस फंडिस वाले भाग में जो फंडिक ग्रंथियां उसकी ऑक्सिंटिक कोशिकाएं HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। HCl अम्ल भोजन के कठोर भागों को गलाता है, भोजन के साथ आई जीवाणुओं को मारता है और भोजन का माध्यम क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। फिर दूसरे जो एंजाइमों की बात करिए अपन ने, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज की। तो देखिए, फंडिस भाग के अंदर ही जो फंडिक ग्रंथियां हैं उसमें जाइमोजन की कोशिकाएं होती है, और वो जाइमोजन की कोशिकाएं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन और जठरीय लाइपेज स्त्रावित करती है। तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है। जैसे ये HCl अम्ल के संपर्क में आता है तो सक्रिय होकर के पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन में बदलने के बाद में ये प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। प्रोटीन को ये पेप्टोन और प्रोटीओजेज के अंदर बदल देता है। इसके अलावा जो शिशु होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि रेनिन एंजाइम मौजूद होता है। तो ये रेनिन एंजाइम दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को क्या करता है? पैराकेसिन में बदलता है। पैराकेसिन कैल्शियम आयन से क्रिया करके कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, और जो क्या है? एक दही जैसा पदार्थ है, और ये दही जैसा पदार्थ है इसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम क्रिया करके इसको भी पेप्टोन और प्रोटीओजेज के अंदर बदल देता है। इसके अलावा जठरीय लाइपेज की बात है तो ये बहुत कमजोर एंजाइम होता है और आमाशय के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में ये वसा का पाचन करता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरीन के अंदर क्या कर देता है? बदल देता है। इसके बाद में तीसरी बात करिए अपन ने श्लेष्मा की, तो अपन ने कहा कि जो कार्डियक भाग में कार्डियक ग्रंथियां और पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक ग्रंथियां हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं होती है और वो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। तो ये श्लेष्मा क्या करता है? आमाशय की दीवार के चारों ओर आवरण बना करके आमाशय की दीवार की HCl अम्ल से क्या करता है? सुरक्षा करता है, जिससे बाहर वो आया हुआ मांस है उसका तो पाचन हो जाता है, लेकिन आमाशय की दीवार खुद की भी मांस की बनी हुई है, लेकिन उसका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो
जो श्लेष्मा होता है ये HCl अम्ल को उसकी दीवार के संपर्क में आने ही नहीं देता है। तो अपन दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं आमाशय को स्वपाचन से बचाता है, यानी कि उसके खुद के पाचन से ही क्या कर लेता है, बचा लेता है। फिर अपन ने जाना भाई आमाशय में प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन होता है और आमाशय के अंदर ही प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। तो मैंने आपको और भी बातें बताई थी इसके साथ में कि भोजन के पाचन की शुरुआत तो मुख गुहा में ही हो जाती है और भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत्र में होता है। लेकिन प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में होती है और प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन भी कहाँ होता है, आमाशय में होता है। यहाँ पर भोजन को 3 से 4 घंटे तक संचित रखा जाता है और इसके साथ में ये दोनों वाल्व बंद करके क्या होता है कि जो जठर रस है उसके साथ में उस भोजन को मथा जाता है। तो उससे भोजन क्या हो जाता है, लेई जैसे पदार्थ में, अर्धपचित लेई जैसे पदार्थ में बदल जाता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। तो अब भोजन यहाँ पर किस में बदल चुका है, कायम में बदल चुका है और ये कायम ही आगे छोटी आंत्र में प्रवेश करेगा और इसका क्या होगा, वहां पर पाचन होगा। तो देखो इससे जो अगला वीडियो आएगा आपका वो आएगा छोटी आंत्र में जो भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत्र में ग्रहणी वाले भाग में जो भोजन का पाचन होता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हाँ ये जरूर है यहाँ पर भाई जो वाल्व होता है धीरे धीरे खुलता है तो धीरे धीरे भोजन क्या होता है, छोटी आंत्र में आता है। तो जो भी पाचन होगा वो अगले वीडियो में अपन कर लेंगे। आप इनको नोट कर लेना और इनको याद करके आना।